कम इन सर? आइए, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. बैठिए. थैंक यू सर. देखिए, हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप अच्छा इंटरव्यू देंगी, ऐसा सर. लग रहा है हम लोगों को. पहले तो अपना परिचय दे दीजिए. परिचय में नाम, जाति, धर्म और क्षेत्र का उल्लेख न होने पाए. ओके सर. चलिए बताइए. सर मैं उत्तर प्रदेश के इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है. उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया है. उसके है. बाद मैंने इग्नू से अपना सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. अभी मैं फ़िलहाल बीएड कर रही हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हुआ है. गुड. ठीक है. ग्रेजुएशन आपने साइंस स्ट्रीम में किया यस. और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप ह्यूमैनिटीज़ में आ गई. यस सर. क्या कारण था इसके पीछे? सर मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने थोड़ा सा अपने सराउंडिंग की चीज़ों को देखना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे सोशल इशूज़ हो गए और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में अपना ओरिएंटेशन ज़्यादा लगा. तो मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने का सोचा. आपने कब अपना गोल सेट किया था और कौन सा गोल सेट किया था, कब और कौन सा, यस सर. ये बता सर दीजिए. मैं जब 12th क्लास में थी तो मेरा इंजीनियरिंग करने का मन था, लेकिन सर कुछ कारणों की वजह से मैंने अपना फिर बीएससी किया. तो बीएससी के दौरान ही मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए. जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ये सब स्टार्ट किया तो सर ग्रेजुएशन के बाद से मेरा ये वो था, ड्रीम था. ठीक है, गुड, अच्छी बात है. तो ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यस सर. तो उस समय आपको बिल्कुल क्लियर था कि आपको सिविल सर्विसेज देना है? सर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस समय क्लियर था आपको? यस सर. तो बेहतर होता कि आप पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करती या फिर ज्योग्राफी में करते, हिस्ट्री में करती, सोशियोलॉजी को ही क्यों आपने ऑप्ट किया? यस सर. सर जब जीएस 1 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोशल इशूज़, कम्युनलिज्म, कास्टिज़म, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा यहाँ पे मेरी क्यूरोसिटी भी ज़्यादा है, मैं इस सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ सकती हूँ. तो सर और फिर मैंने सिलेबस देखा तो मुझे ओरिएंटेशन अपना लगा, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को चुना. सिलेबस आपने देख लिया? यस सर. सिलेबस देखने के बाद आपको लगा कि यही सब्जेक्ट बेस्ट है? यस सर. चलिए, अच्छी बात है. सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के साथ और कोई आपको स्कोप दिखता है? थोड़ी देर के लिए मान लें, वैसे शुभकामना है कि आप सेलेक्ट हो जाएं. यस सर. अगर सिविल सर्वेंट आप नहीं बन पाती हैं किसी कारणवश, यस सर. तो ये विषय किस तरह से आपकी मदद कर पाएगा? कोई और स्कोप है क्या इस विषय से? यस पीजी सर. आपने किया है? यस सर. सर नेट क्वालिफाई करके हम फिर टीचिंग में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों कर सकते हैं सर. कई एनजीओज़ भी हैं जो सोशल इश्यूज़ सर सोशियोलॉजी हुआ या और भी सब्जेक्ट सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो ऐसी रिक्रूटमेंट करते हैं जिन बच्चों को इसमें नॉलेज होती है. कुछ एनजीओज़ वगैरह भी हैं ऐसे. ठीक है. समाजशास्त्र विषय से 5 कौन सी बातें आपने सीखा है जो प्रशासनिक अधिकारी बनने के साथ या बनने के बाद यस सर. आपको सहायता कर पाएंगे? यस सर. सर पहला तो ये जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी के पीछे के जो डीप स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, कैसे वेरियस कास्ट हो गया, रीजन हो गया, फिर सर जेंडर हो गया, इन सब ये भी डिटर्मिनेंट होते हैं पॉवर्टी को डिटरमाइन करने में. ना कि बस इकोनॉमिक रीज़न होता है, और ना ही जो हम ऐसे कभी सोच लेते हैं कि लेजीनेस या ऐसा कल्चर ऑफ पॉवर्टी है. सर तो पहली चीज़ें मैंने ये सीखी. दूसरी सर जेंडर को लेके जो भी क्यों जेंडर इक्वलिटी अभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, पैट्रियार्की क्या, उसके पीछे का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सर रिलीजन उसको कैसे सैंक्शन करता है, ये सब चीज़ें भी होल ऑफ द अप्रोच से कोई देख सकता है. सर तीसरी चीज़ होगी जो डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट कैसे सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि सर ट्राइब्स हो गया है, फिर और भी जो भी क्लासेस हैं जिनका इंक्लूजन नहीं हो पाया है, सर उनकी प्रॉब्लम क्या है, इनसे हम अपनी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ये सब भी सीख सकते हैं. ठीक है. मॉडर्न सोसाइटी आप जानती होंगी? यस सर. अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी किसको कहते हैं? ओके सर. सर अल्ट्रा पढ़ा है आपने? सर ये वर्ड तो नहीं पढ़ा है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पढ़ा है. मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी,
नहीं पढ़ा आपने? सर अल्ट्रा, अमेरिकी समाज को आप कहाँ रखती हैं? सर मेरे हिसाब से पोस्ट मॉडर्न में एंटर कर रहा है अमेरिकन सोसाइटी। चलिए, इंडियन सोसाइटी को कहाँ रखती हैं? सर इंडियन सोसाइटी भी मॉडर्निटी में एंटर किया है, लेकिन सर अभी जो उसके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो अभी पूरे मतलब ख़त्म भी नहीं हुई, अच्छी चीज़ भी नहीं है कि ख़त्म हो। तो सर ये दोनों का मिक्स हम देख रहे हैं, मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशन भी है। हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। यस सर। यह किसका स्टेटमेंट है? सर आई थिंक मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर का पूरा नाम बता दीजिए। सर नहीं पता है मुझे। पेज का? नो सर, मुझे नहीं पता। वो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है मैकाइवर ने। हाँ। उस पुस्तक का नाम बता सकती हैं? नो सर। नहीं। एक कंसेप्ट है एक्सटेंडेड सोसाइटी, सर क्या होती है ये? सर मैंने सुना नहीं है एक्सटेंडेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। एक्सटेंडेड फैमिली आपने सुना है? यस सर। क्या है ये? सर जो न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट, सर ये एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट फैमिली का एक प्रकार है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली के साथ से जो सेकेंडरी किन होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स, सर ये 2 या 3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं और उसमें सेकेंडरी किन भी होते हैं। और सर न्यूक्लियर फैमिली एक से अधिक हो सकती है एक्सटेंडेड फैमिली में। नहीं, आपने सबको उसमें मिला दिया, ओके। न्यूक्लियर को भी, हाँ जॉइंट को भी और एक्सटेंडेड को। एक्सटेंडेड में बता दीजिए। यस सर। सर जब न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसके साथ अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं और भी जो न्यूक्लियर फैमिली में कपल्स हैं उनके भाई बहन भी रह रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। मदर के परिवार के लोग, हम्म। जैसे बच्चों के मामा वगैरह होते हैं, ये शामिल है कि नहीं नो सर। एक्सटेंडेड फैमिली में? सर पैट्रीलिनियल जो सोसाइटी होती है उसमें तो नहीं है सर, मैट्रीलिनियल में शायद हो सकते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का नाम आपने सुना है? यस सर। ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, यस सर। कौन सी पुस्तक है? बहुत प्रसिद्ध है। यस सर। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। यस सर। ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में ही कि किसी ग्रुप के बीच में जा करके यस सर। अध्ययन करना, यस सर। तो क्या है टेक्निकल टर्म? सर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यस सर। या स्टडी? सर ऑब्जर्वेशन। चलिए ठीक है। साइंटिफिक मेथड के आप स्टेप्स बता दीजिए। यस सर। सर जो पहला होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बिल्डिंग करना, फिर हम क्वालिटेटिव, सर वैसे तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं लेकिन सर आजकल क्वालिटेटिव भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो सिस्टमेटिक मेथड है। उसके बाद जो भी हम वो करते हैं डेटा वो निकालते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करके थियरी बिल्डिंग करते हैं, फिर देखते हैं ये इसका जनरलाइजेशन करते हैं कहाँ कहाँ लागू होता है कि फ्यूचर में भी इससे हम जो भी घटनाओं प्रेडिक्ट कर सकें उस थियरी के आधार पर। थियरी और रूल में क्या अंतर है? सर क्या? थियरी और रूल में क्या अंतर है? सर थियरी और रूल, आपने रूल छोड़ दिया, थियरी के बाद एक और स्टेज है रूल, नियम। यस सर। थियरी और रूल में क्या अंतर है? सर थियरी मुझे लग रहा है अब्स्ट्रैक्ट है, रूल काफ़ी कंक्रीट होता है। थियरी थोड़ी अब्स्ट्रैक्ट होती है और रूल उसका कंक्रीट फॉर्म होता है। चलिए, विवाह संस्था का नाम आपने सुना है? Yes. संस्था है या समिति है विवाह? सर मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है। यस सर। विवाह के प्रकार बता दीजिए। हाँ कितने प्रकार के विवाह आपने पढ़ा है? यस सर। सर डिफरेंट बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे कि हाइपरगेमी हो गया और हाइपोगेमी हो गया। इसमें एक ब्राइड ग्रूम की जो पोजीशन है उस आधार पे होता है। दूसरा अरेंज और लव मैरिज हो गया, ये चॉइस के आधार पे होता है। तीसरा सर ऐसे तो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है गांधार विवाह। और हम उसी की बात कर रहे हैं, 8 प्रकार के विवाह शायद Yes, उसमें Yes, बताए गए हैं। यस सर। तो 8 का नाम बता दीजिए। सर 8 का नाम मैं नहीं रिकॉल कर पाऊँगी। चलिए, जितना बता पाइए बताइए। सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन यस सर। सबसे पहली बार किसने इसकी चर्चा किया? हु हैज फाउंडेड इट एज एन इंडिपेंडेंट? सर अगस्त काउंटी।
ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे का यस सर। एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की एक थियरी है। कॉम्टे को हम लोग ये भी तो मानते हैं ना कि पॉजिटिविज्म के यस जनक हैं वो। यस सर। तो उनका जो स्ट्रेटिफिकेशन किया है एजेस का, कि किस एज में Yes, sir. कौन स्टेज थी सोसाइटी, वो याद है आपको? यस सर। क्या है? सर उन्हें लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था, जिसमें पहला था सर पहला, एक मिनट सर मैं सोच के बता रही हूँ। थियोलॉजिकल स्टेज था पहला, दूसरा था मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरा उन्होंने बोला था पॉजिटिविस्टिक स्टेज। थियोलॉजिकल है या माइथोलॉजिकल है? सर थियोलॉजिकल आई थिंक। हाँ, अभी चेयरमैन साहब ने सवाल उठाया था कि हाउ वुड यू डिफाइन फैमिली। यस सर। फैमिली को नेचुरल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। यस बहुत से लोगों ने कहा है। यस सर। क्यों कहा जाता है नेचुरल इंस्टीट्यूशन? सर एक तो ये काफ़ी लंबे समय से फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो एक फैमिली में ही पैदा होता है, उसकी कुछ नीड होती हैं। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए बताने की कि ये किसका स्टेटमेंट है। ओके सर। हेल इज फैमिली, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं परिवार नरक है। यस सर। सर मैंने सुना हुआ है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। प्लेटो वॉज अगेंस्ट फैमिली। ओके सर। जब आपने खैर नहीं पढ़ा है तो व्हाट आर आर्गुमेंट्स, क्या आर्गुमेंट देता है फैमिली के खिलाफ? सर प्लेटो को नहीं पढ़ा है मैंने, फैमिली से रिलेटेड जो उसके स्टेटमेंट है। प्लेटो तो हर चीज, हर डिसिप्लिन का फादर है। यस सर लेकिन सोशियोलॉजी का भी फादर है वो। एनीवे, ओके सर। उसका आर्गुमेंट ये है कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्ति की सारी ऊर्जा कंज्यूम कर जाता है। ओके सर। तो अच्छा स्टेट्समैन, अच्छा पोएट, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा फिलोसोफर बनना संभव नहीं हो पाता। ओके सर। इसलिए फैमिली को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ओके सर। लाइक दैट। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखा था। यस सर। प्लेटो और उसके पहले के किसी यूनानी दार्शनिक का कंट्रीब्यूशन बताइए कि मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर दार्शनिक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बीएससी में नहीं पढ़ा था? नहीं सर ये तो नहीं था। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि किसी पद पर सिलेक्ट होते हैं इस परीक्षा के माध्यम से, प्रशासनिक पद पर, तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का क्या यूज होगा वहाँ? ओके सर। सर पहला तो जो है साइंटिफिक टेम्पर होता है, जो वहाँ पे हम एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल, इन सब चीज़ों को महत्व देते हैं साइंस में। सर कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इंसाइट देने के लिए भी जो डेटा की गैदरिंग होती है, वेरियस टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, सर ये पहला चीज़ हो सकता है। और दूसरा सर आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं हम गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, तो सर हो सकता है कि जो साइंस की स्टूडेंट हो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो अगर ऐसा है तो आपने साइंस सब्जेक्ट्स को अपना मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? सर मेरा ओरिएंटेशन नहीं था, मैंने इसलिए नहीं बनाया। एनीवे, कुछ करंट टॉपिक्स पर आपसे बात कर लें। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका रुझान अगर सिविल सर्विसेज की तरफ था तो उसके बाद आपने बीएड के लिए क्यों ऑप्ट किया? ओके मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिया, तो फिर मुझे लगा कि अपने ऑप्शन को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि इन केस मैं ये मेरा तो प्राइमरी ऑप्शन है, लेकिन सर मैम यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं अपना टीचिंग में भी कैरियर बनाना चाहूँगी इन केस अगर ऐसा हुआ तो। मतलब अगर
वैसे हमारे पूरी विशेष है कि आपका हो, अगर नहीं होता है यस मैम। तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। यस मैम। टीचिंग लाइन में क्यों चूज़ किया आपने एज अ करियर? मैम पहले तो मेरे फादर टीचर हैं, तो मैंने देखा है कि टीचिंग जो होती है बहुत रिस्पेक्टफुल और काफ़ी चेंज लाने वाली पोजीशन होती है। और साथ ही साथ मैंने एजुकेशन और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं मैंने शुरू से देखा है और थोड़ा सा समझा है, मैं इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। तो इससे क्या लगता है कि अगर आप एक शिक्षक के बतौर कार्य करती हैं तो Yes, ज़्यादा फ्रूटफुल ये रहेगा कि आप महिलाओं के लिए कुछ कार्य कर सकती हैं कि या बतौर एसडीएम? मैम बतौर एसडीएम तो एरिया और जुरिडिक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन यस मैम, तो बतौर एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं महिलाओं की अगर दृष्टि से बस देखें तो। प्रोजेक्ट चीता एक बहुत योजना मतलब आया था बीच में, काफ़ी पीएम हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी इसको सपोर्ट किया था, क्या है ये चीते की जो पॉपुलेशन कम हो गई थी, सॉरी मैम, ये नामीबिया से ट्रांस माइग्रेशन हुआ है। एमपी में कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे, तो जो 1960s में चीता पूरे एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से, तो उनका रिलोकेशन करके उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा भारत को? ओके मैम, जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरा इंटरलिंकेजेज होता है, जो फूड वेव होती है, फूड चेन होती है। तो अगर जो चीता होता है टॉप प्रेडेटर होता है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है मैम, उस पर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी G20 एक समिट हुआ था, कहाँ पे ये हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? बाली में हुआ था। नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है ये? ओके मैम, लखनऊ में शायद हुआ है। शायद ही, कंफर्म? नहीं मैम, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं। उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों को इसमें चूज़ किया गया है? मैम आगरा है, लखनऊ है, बनारसी है और एक मुझे नहीं पता। अच्छा, एक ई लाइब्रेरी करके जो है उसका उद्घाटन किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या है ई लाइब्रेरी? मैंने सुना तो नहीं है इसका, लेकिन मैं इसका guess कर जो सकती क्या बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ई लाइब्रेरी क्या होती है? हूँ। यस मैम, मुझे लगता है कि ये डिजिटल माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ ये इनिशिएटिव हो सकता है। तो आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि क्या इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा अगर ई लाइब्रेरी योजना हम कॉलेजेस या स्कूल्स में लागू करते हैं तो? यस मैम, इसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्वालिटी कंटेंट जो है उसकी काफ़ी कमी है। रिमोट एरियाज़ में बच्चों को अभी भी जो बुक्स हैं फिजिकल फॉर्म में एक तो मिल नहीं पाती हैं, मिल भी पाती हैं तो कभी कभी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा इनिशिएटिव आने से क्वालिटी एजुकेशन पर अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। तो इससे लगता नहीं कि शिक्षा का स्तर भी जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत, जैसे जो टीचर का प्रोसेस है पढ़ाने का और जैसे एक शिक्षक और एक विद्यार्थी की बात होती है वो कहीं ना कहीं कम होगा? मैम अगर हायर एजुकेशन में हम देखें तो ऐसा ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, लेकिन जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ साथ जो स्कूल का इकोसिस्टम होता है वहाँ पे भी पीर टू पीर लर्निंग हो गई और उससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो हायर एजुकेशन मुझे लगता है ज़्यादा इसका फ्रूटफुल होगा। ओके, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम सुना है आपने? यस मैम। एक जो ये कह सकते हैं कि सेल्फ एजेंसी है, स्वायत्त एजेंसी है, तो जो ये किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? मैम मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। आप क्या आपको यह पता है कि नहीं पता है? मैम मुझे पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है। चलिए, मुझे ये बताइए कि जैसे अगर आप एक महिला के तौर पे किसी भी अपने पोस्ट को चयन करती है, जैसे अगर आप डिप्टी कलेक्ट्रेट की पोस्ट पे चयनित हो जाती हैं, यस मैम। तो आपको क्या लगता है कि किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा बतौर महिला? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आपके डिपार्टमेंट पुरुष भी हो सकते हैं जहाँ पे आपका जो वक्तव्य है उनके वक्तव्य से ना मिले, या हो सकता है कि कभी कभी थोड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमें मिलती है अगर, तो आपके कहे अनुसार वो कार्य ना करें या आपकी बातों को, या आपके ऊपर के लेवल पे भी अगर ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो पुरुष ही हैं, तो आप कैसे उस समस्या को सुलझाएंगे और कैसे उसमें अपने आप को करेंगे सस्टेन? ओके मैम, जो मैं जिस भी पद पे रहूँगी उसकी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि अपने अथॉरिटी का अच्छे से यूज़ कर सकूँ। साथ ही साथ जो मेरे सबॉर्डिनेट होंगे उन्हें मैं जेंडर सेंसिटाइज कर सकती हूँ और मैम उन्हें मैं अच्छे से वो कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरे सीनियर्स की बात हुई तो मैं डायरेक्ट तो कन्फ्रंट ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि जब भी ऐसा हो तो मैं उन्हें बता सकूँ कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा,
आप मुझे बताएंगे जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ कानून लागू किया गया है वो क्या है और क्यों करना पड़ा हमें, क्या ओके कारण मैम। है? मैम इसमें तो जो पहला कानून है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ, और इसके साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी इसमें सुविधा मिली है उनके। उसके साथ ही मैम आई थिंक रिजर्वेशन भी 4% शायद उन्हें मिला है ट्रांसजेंडर पर्सन, मैं क्लियर नहीं हूँ। Yes, मैम। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी क्या है? ओके मैम। मैम जेंडर इक्वलिटी क्या है? मैम जेंडर इक्वलिटी हम कह सकते हैं कि जो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो कि किसी को एक पर्टिकुलर जेंडर की वजह से फेस करना पड़ता है, खासकर फीमेल को, वो चीज़ जेंडर इनइक्वलिटी है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं वो सामने भी आ रही है सामने, यस या प्रोग्रेसिव आप देख रही हैं आजकल के युग के महिलाओं को? मैम मैं महिलाओं को एक होमोजेनस ग्रुप की तरह भी देखती हूँ और उनमें भी काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। लोअर क्लास वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन, हायर क्लास वुमेन, मैम तीनों की प्रॉब्लम अपनी अलग अलग है। जैसे मैम लोअर क्लास हो गई तो इन्फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा वर्क करती हैं तो उनके साथ वेजेस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मिडिल क्लास में आते हैं तो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं तो वो उनको घर से ही ज़्यादा एजुकेशन और पढ़ाई को उतना वो नहीं करती हैं। लेकिन जब हम हायर और क्लास में जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। तो मैम अलग अलग स्टेजेस पे है वुमेन की प्रॉब्लम और उनका अचीवमेंट। सो आपका क्या मानना है, व्हाट डू यू थिंक आफ्टर मैरिज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू, आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगी ऑफिशियल और आपका घर परिवार जब आपकी शादी हो जाएगी तो? नहीं मैम मुझे नहीं लगता। ओके, तो आप कैसे बैलेंस करेंगी? मैम पहले तो जो मेरी चॉइस होगी मैं उस चीज़ को, मैं जिस भी पोजीशन पे रहूँगी वैसे उन्हें अवेयर कराऊँगी कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो इस आधार पे मैं उन्हें पहले बता सकती हूँ जो भी मेरी हो। चलिए, अभी एक नेशनल ग्लोब पुरस्कार मिला है भारतीय मूवी को, उसके एक पर्टिकुलर गाने को, वो कौन सा है मूवी है और क्यों, किस गाने को मिला है? नाटू नाटू करके गाना है RRR मूवी का। अच्छा, चलिए ठीक है सब। ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? अभी उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए एक अच्छा खासा फंड एलोकेट किया गया है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं आप, नोटिस में नहीं लिया? सर फंड एलोकेशन का तो मैंने नहीं। चलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बताइए। यस सर। सर जो कल्चरल नेशनलिज्म होता है, जो हमारे देश का पर्टिकुलर कल्चर है, जो बिलोंगिंगनेस होती है नेशनलिज्म को लेके, उसमें जो हमारे देश का कल्चर है उसका इंक्लूजन जो होता है उसको कल्चरल नेशनलिज्म कह सकते हैं। चलिए 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात है इस बजट में, बता सकती हैं कहाँ कहाँ? सर एक कुशीनगर में यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और सर 2 मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या है? सर रिसेंट बजट में 4 पॉइंट समथिंग इन्होंने बताया है कि जो ये है कि दावे किए जा रहे हैं, बस ऐसे बताया जा रहा है? सर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी डीप है, लेकिन जो यूपी की कंडीशन है उसमें जो वर्क फोर्स है उसमें से सर मैंने पढ़ा था कि 3/4 जो है वो स्टूडेंट हैं, तो वो अपने को लेबर फोर्स में शामिल भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से बेरोजगारी दर जो है वो कम शो हो रही है सर, लेकिन जो रियल अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं वो है सर ज़्यादा। चीन भारत से डरता है या भारत चीन से डरता है, क्या सर, लगता है आपको? दोनों एक दूसरे से नहीं डरते हैं। दोनों एक दूसरे से नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं? नो सर। कैसे, किस आधार पे कह सर सकती हैं? जो भी एग्रेशन हो रहा है हम LAC पे देख रहे हैं, अरुणाचल में देख रहे हैं, तो एक जब मिलिट्री अपना वो कर रही है तो सर दूसरी भी पूरे उससे कर रही है, और सर कोई पीछे नहीं हट रहा है। फिर जो हमारी डिप्लोमेसी भी हो रही है इसको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। चलिए इंटरव्यू आपका समाप्त करें उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, खाली समय में आप क्या करती हैं? सर मुझे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पसंद है, मैं सुनती भी रहती हूँ इसके बारे में, और साथ साथ मैं योगा और एक्सरसाइज वगैरह भी। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पसंद है? यस सर। गुड, तो इस पे तो सवाल नहीं हो पाए सर। अच्छा रहा इंटरव्यू, आपसे बातचीत करके हम लोगों को ठीक लगा, अच्छा लगा। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू थैंक यू। May I come in, sir? कैसा रहा इंटरव्यू? सर ठीक रहा। अच्छा नहीं रहा?
सर कुछ चीज़ें मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही, मैं पढ़ी हूँ अभी 1-2 दिन में, फिर भी रिकॉल नहीं हो पा रही, जैसे बजट हुआ। नहीं देखो, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इंटरव्यू अच्छा रहा तुम्हारा, ओके सर। कि कमियां तो तलाशो तो रह जाती हैं। यस सर। बस एक पॉइंट ये कि कहीं कहीं लगा कि धीमे बोल रही हो, यस सर। वहाँ आवाज़ थोड़ा तेज कर सकती है। बोर्ड को ये कहने का मौका नहीं देना है कि थोड़ा तेज बोलिए। ओके सर। बोर्ड मेंबर्स में किसी की बात आप नहीं समझ पा रही, हो सकता कोई धीमे बोल रहा हो, तो आपके पास ये अधिकार है, आप कह सकती हैं कि सर कृपा करके थोड़ा तेज बोले, यस सर। या अपने प्रश्न को दोहरा दें। सर। लेकिन अगर बोर्ड को कहना पड़े तो निगेटिव माना जाता है। यस सर। एक तो ये, बाकी देखा जाए इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट एंट्री से लेकर के अभिवादन करने का तरीका और ये बैठने तक का सब बिल्कुल बढ़िया है। आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक है। इंट्रोडक्टिव फेज भी आपने ठीक से टैकल किया। ओके सर। जो जो मिडिल फेज था, सर ने सवाल पूछा, मैडम ने पूछा, उसमें भी आपने ठीक किया। हाँ ठीक है सर, जो पूछ रहे थे थोड़ा और गहराई में आपसे अपेक्षा की जाती है, यस सर। लेकिन ठीक है कुल मिला करके जो आपने बताया है। और जो फाइनल फेज था वो भी बिल्कुल बढ़िया था, ओके सर। कि दोनों एक दूसरे से नहीं डरते। यस सर। अच्छा जवाब था आपका। यस। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पे देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और मेंटल अलर्टनेस भी मोर और लेस दुरुस्त है, ओके सर। वहाँ भी कुछ बड़े सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। ओके सर। तो हम लोगों की शुभकामना है, ओके सर। अच्छा रहा इंटरव्यू। ओके सर। सर कोई आपको कुछ सजेशन? पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। सर मेरा परसों इंटरव्यू है, तो सर अब से लेके मैं मतलब कि सोच रही हूँ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, क्योंकि अब रिकॉल नहीं हो पा रहा है नई चीज़ें जो पढ़ भी रही हूँ। नहीं नहीं, अखबार देख करके जाइए बस। यस सर, अखबार बस। ओके अखबार सर। देख करके जाओ, ओके सर। वर्षों के लिए बस इतना ही है। ओके सर। 2 अखबार, ओके। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, हम्म। ये दोनों अखबार जो गेस्ट हाउस में लोग रुके रहते हैं उनके सामने रहता है, ओके सर। तो उस पर नज़र डाल करके जाते हैं। थोड़ा देखे रहो, तुम भी ओके सर। अच्छा करोगी। ओके सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।